12वीं कक्षा का राजनीति विज्ञान की पहली बुक खत्म करने के बाद हम दूसरी बुक स्वतंत्र भारत की राजनीति का पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पे चर्चा करेंगे। जैसे कि नाम से ही ये चैप्टर जाहिर है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इसका मतलब ये हुआ कि भारत 15 अगस्त 1947 को जब आजादी के शुरुआती दौर में था तो उसके सामने कौन-कौन सी चुनौतियां मौजूद थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के निर्माण होने के साथ ही भारत दो भागों में बंट चुका था। अब भारत के सामने कुछ नई चुनौतियां थी और इन नई चुनौतियों पे काबू पाना भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। अब ये चुनौतियां क्या थी और इन चुनौतियों को कैसे हल किया गया, भारत का विभाजन क्यों हुआ, इन सभी टॉपिक के ऊपर आज हम इस वीडियो में, इस चैप्टर में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि भारत का आखिर विभाजन क्यों हुआ। भारत का विभाजन मेन कारण जो साबित हुआ वो भारत के विभाजन का, वो था द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जिसे हम दो राष्ट्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, ये मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग की उपज थी, जिन्होंने ये कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, इसलिए भारत को दो हिस्सों में बंटना चाहिए, हिंदुओं का हिंदुस्तान और मुसलमानों का पाकिस्तान। उनका ये कहने के पीछे कारण ये था कि दोनों कौमों के रहन सहन, खान पीन, रीति रिवाज, भगवान, यहाँ तक कि जो एक इतिहास है, अलग अलग है, इसलिए दोनों देशों को अलग अलग राष्ट्र के रूप में विभाजित होना चाहिए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का ये अवधारणा बिल्कुल गलत थी, लेकिन इसी अवधारणा ने देश के विभाजन के रास्ते को प्रशस्त किया। साथ ही ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और शासन करो की नीति और मोहम्मद अली जिन्ना की सीधी कार्रवाई के बाद बंगाल जैसे राज्यों में दंगों ने देश के विभाजन के रास्ते को साफ कर दिया। जब देश का विभाजन हुआ, भारत दो भागों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। उसके बाद देश के सामने कई समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जिसे भारत ने आसानी से हल किए, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी भी थी जिसे हल करने में भारत को समय लगा। भारत के सामने तीन प्रमुख चुनौतियां थी आजादी के बाद। एक तो था देश में एकता और अखंडता बनाए रखना, दूसरा लोकतंत्र की समस्या थी क्योंकि लोकतंत्र का हमें कोई ज्ञान नहीं था, और तीसरी समस्या थी समानता के आधार पे भारत का विकास करना और सभी लोगों को सामाजिक न्याय से जोड़ते हुए विकास के रास्ते पे ले जाना। मैं फिर से इस क्वेश्चन को दोहराता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत के सामने या आजाद भारत के सामने तीन चुनौतियां कौन सी थी। तो पहली तो ये थी कि एकता और अखंडता बनाए रखना, क्योंकि देश के पहले एक टुकड़े हो चुके थे। दूसरे लोकतंत्र की समस्या, लोकतंत्र को स्वाभाविक रूप से देश में चलाना, और तीसरी समानता के आधार पर देश का विकास करना। दूसरी समस्या जो थी वो ये थी कि अंग्रेजों ने भारत में 565 देशी रियासतों को छूट दे दी थी। देशी रियासतें वो थी जिन पर राजाओं का शासन था, उन्हें छूट दे दी थी कि वो भारत, पाकिस्तान या अलग राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। अगर ये देशी रियासतें पाकिस्तान के साथ मिलती या अलग राष्ट्र बनाती तो देश की एकता और अखंडता को और चोट पहुंचता। ये देशी रियासतें टोटल मिला के 565 थी, और कुछ ऐसे भी देशी रियासतें थी जिनको भारत में विलय करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनमें जूनागढ़, हैदराबाद जैसी देशी रियासतें थी। लेकिन वल्लभ भाई पटेल जो देश के पहले गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, जिन्हें लौह पुरुष भी, ये तीनों शब्द उनके साथ जुड़े हुए हैं, गृह मंत्री, लौह पुरुष और देश के पहले उप प्रधानमंत्री, उनके प्रयासों से देश के अंदर इन 565 देशी रियासतों का, जिन्हें पूर्वी पर्स कहा जाता है, विलय कर लिया गया। जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को दो हिस्से दिए गए, जिसे एक पूर्वी पाकिस्तान कहा गया और एक पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया।
पूर्वी पाकिस्तान तो वो था जो बंगाल को काट के बनाया गया था, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान था, उस पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को में काफी समस्याएं थी। एक तो जो मेन समस्या थी वो थी भाषा को लेके। जो पूर्वी पाकिस्तान था वहां पे अगर उर्दू थी तो वहीं पे दूसरी जो पश्चिमी पाकिस्तान था वहां पे अगर उर्दू बोली जाती थी तो वहीं पे पूर्वी पाकिस्तान के अंदर बंगाली उर्दू बोली जाती थी। तो दोनों के बीच में भाषाओं को लेके एक दूरियां थी। दूसरी जो दोनों में डिस्टेंस था वो ये था कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में दूरियां बहुत थी। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में काफी दूरी थी और भौगोलिक रूप से ये पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान सांस्कृतिक रूप से भी अलग थे और भौगोलिक रूप से भी काफी अलग थे, क्योंकि बीच में भारत था। तो एक तरह से पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जो दोनों हिस्से मिलकर पाकिस्तान बनाते थे, उनमें भाषा को लेके, भौगोलिक विभिन्नता को लेके और सांस्कृतिक विभिन्नता को लेके काफी विभिन्नता या दूरियां मौजूद थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1971 में यही पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक बांग्लादेश के रूप में स्थापित हो गया। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1953 में बना। 1956 में यह अधिनियम के रूप में आया और 14 राज्यों और 6 संघ राज्यों का निर्माण हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग ये हमें बताता है कि नए राज्यों का निर्माण किस आधार पे होना चाहिए। इसके लिए एक आयोग का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष फजल अली इसके बने थे और जब उन्होंने 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू हुआ और उसके बाद भारत के अंदर 14 राज्य और 6 संघ राज्यों का रास्ता साफ हो गया। मणिपुर विलय जहां के राजा बोध चंद्र सिंह और भारत सरकार के बीच में 1947 में एक सहमति पत्र पे हस्ताक्षर हुए, जिसके बाद एक चुनाव के तहत मणिपुर, याद रखना, पहला ऐसा राज्य जहां पे वयस्क मताधिकार के हुआ। उसके बाद मणिपुर के अंदर राजतंत्र का खात्मा हुआ और मणिपुर भारत में विलय हुआ। अगर इस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा की जाए, जैसे हम पहले भी हर एक वीडियो में बताते रहे हैं कि भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से चैप्टर के कौन से होते हैं, तो मेरे देखने से इस चैप्टर से भी 3 बड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। पहला ये आजाद भारत की नई चुनौतियां, दूसरा क्वेश्चन ये कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, और तीसरा क्वेश्चन ये कि देशी रियासतों का भारत में विलय कैसे हुआ। एक बात मैं आपको यहाँ पे और इस चैप्टर को खत्म करते करते बता दूं कि विभाजन के समय 2 ऐसे राज्य थे जैसे कि पंजाब और बंगाल, जिनको बांटा गया था। पंजाब और बंगाल ये 2 राज्य हैं जिनको बांट कर पाकिस्तान और हिंदुस्तान नए राष्ट्रों के रूप में परिवर्तित किया गया था।